हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल फेज क्वांटम क्लासेस। इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम 11 to 13 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो इस चैप्टर का पार्ट 3 और वीडियो नंबर 3 है। In this video, we will solve the exercises problems 11 to 13 of the book Concepts of Physics Part 1, written by Dr. C. Verma, of the chapter 5 Newton's Laws of Motion for class 11 physics. This video will also be helpful for IIT JEE and NEET entrances and also for other plus 2 level entrances. Now problem 11, that is first problem of this video. The problem is a small block B is placed on another block capital A of mass 5 kg and length 20 cm. Initially the block B is near the right end of block A as shown in figure 5 capital E3. A constant horizontal force of 10 Newton is applied to the block A, that is to the lower block A. All the surfaces are assumed frictionless. Find the time elapsed before the block B separates from block A. एक स्मॉल ब्लॉक B रखा जाता है एक अनदर दूसरे ब्लॉक पर, जो कि लोअर ब्लॉक A पर। एक स्मॉल ब्लॉक कैपिटल B जिसका मास गिवन नहीं है, वह एक अनदर ब्लॉक, एक दूसरे ब्लॉक जो कि लोअर ब्लॉक कैपिटल A है, उस पर रखा जाता है। ब्लॉक ए का मास जरूर दिया है 5 kg। ब्लॉक ए का मास 5 kg है। जो लोअर ब्लॉक है उसका मास 5 kg दिया गया है, जबकि अपर ब्लॉक बी का मास गिवन नहीं है इस प्रॉब्लम में, एंड लोअर ब्लॉक ए का मास 20 सेंटीमीटर है। इस लोअर ब्लॉक कैपिटल ए पर 10 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज राइट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है, जो कि इस प्रॉब्लम का फिगर 5 चैप्टर 5 का प्रॉब्लम नंबर फिगर नंबर 3 है। सो इट इज 5E3, फिगर नंबर 5E3। तो लोअर ब्लॉक ए पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाता है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। जो सरफेसेस हैं, ऑल सरफेसेस, मतलब ब्लॉक ए एंड बी के बीच का सरफेस एंड ब्लॉक ए एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पर लोअर ब्लॉक ए रखा है, उसके बीच के जो सरफेसेस हैं, जो पृष्ठ, जो सतहें हैं, पृष्ठें हैं, वे सभी फ्रिक्शनलेस है, घर्षण रहित है, कोई फ्रिक्शन एक नहीं करता है कहीं। तो उस टाइम को मालूम करना है जितने समय में ब्लॉक बी ए से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। Now we have to solve it. Solution of this problem. Length of the lower block is given L equals to 20 cm, that is 20 by 100 meter, that is 0.2 meter. 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 20/100 कैंसिलेशन के बाद 2 by 10, that is 0.2 मीटर। ब्लॉक ए का मास है, मास ऑफ द ब्लॉक ए इज गिवन, मास ऑफ द ब्लॉक ए दैट इज MA और कैपिटल M सपोज किया जाए, वह 5 kg है। ब्लॉक ए पर जो अप्लाइड फोर्स है, फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक ए, F सफिक्स में A दे दिया जाए, सिंबल फोर्स का सिंबल F है। ब्लॉक ए पर अप्लाई हुआ तो सफिक्स में A 10 न्यूटन का है। इसमें इस प्रॉब्लम में टाइम पूछा गया है कि बी ब्लॉक ए से कब से
जब से कितने समय के बाद सेपरेट होगा। तो टाइम टी, टाइम का सिंबल स्मॉल टी से टाइम टी मालूम करना है। ब्लॉक बी इनिशियली ब्लॉक ए पर रेस्ट में है, तो बी का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा u इक्वल टू 0। जब ग्राउंड से देखा जाएगा, कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से देखेगा तो ब्लॉक बी ब्लॉक ए के सरफेस पर रेस्ट में होगा, मतलब ब्लॉक बी ए के साथ साथ मूव करेगा, ए के टुगेदर मूव करेगा। ग्राउंड से देखने पर कोई ऑब्जर्वर प्रेक्षक ग्राउंड से देखेगा तो ब्लॉक बी ए के साथ साथ मूव करेगा, क्योंकि ब्लॉक बी ए पर रेस्ट में होगा, इसलिए कि ए एंड बी के बीच का जो सरफेस है वह फ्रिक्शनलेस है, घर्षण रहित है। ब्लॉक ए एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है, लेकिन ए एंड बी के बीच का भी सरफेस फ्रिक्शनलेस है। इसलिए जब कोई ऑब्जर्वर, कोई प्रेक्षक ग्राउंड से देखेगा तो ब्लॉक बी ए के साथ साथ मूव करेगा राइट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 10 न्यूटन का राइट डायरेक्शन में। लेकिन जब ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाएगा, जब कोई ऑब्जर्वर ए पर होगा तो वह बी को अपनी ओर आते हुए देखेगा, मतलब बी को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए देखेगा, क्योंकि उस सिचुएशन में ए एक्सलेटेड फ्रेम में होगा, तो उस पर रखे गए फ्रेम बी पर बॉक्स बी पर सूडो फोर्स एक्ट करेगा। इसलिए ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में होगा, जबकि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो जितना ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन होगा उतना ही ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन होगा, लेकिन बी का एक्सेलरेशन सूडो फोर्स के कारण लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो सपोज किया जाए टी टाइम के बाद ब्लॉक बी ब्लॉक ए के लेफ्ट कॉर्नर पर आकर सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो चूंकि बी का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में है सूडो फोर्स के कारण, ए का एक्सेलरेशन राइट साइड में है, तो बी ब्लॉक ए पर लेफ्ट डायरेक्शन में बाईं ओर मूव करेगा। एंड जब ब्लॉक बी ब्लॉक ए के जो लोअर ब्लॉक ए के कॉर्नर पर आ जाएगा, तब ब्लॉक ए से सेपरेट हो जाएगा। तो उस टाइम को मालूम करना है, टी मालूम करना है। तो पहले हम एक्सेलरेशन मालूम कर लें ब्लॉक ए का, ब्लॉक बी का भी एक्सेलरेशन उतना ही होगा। तो यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एफ इक्वल टू कैपिटल एम इनटू ए। ब्लॉक ए का मास कितना है, 5 kg है, एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए टुवर्ड्स राइट इज ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, दैट इज फोर्स अप्लाइड फोर्स इज 10 न्यूटन अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 5, that is 10 upon 5. Acceleration of the block A, lower block A is 10 upon 5. ग्राउंड से देखने पर ब्लॉक बी भी ए के साथ साथ मूव करेगा, तो बी का एक्सेलरेशन भी ए के एक्सेलरेशन के इक्वल ही होगा। लेकिन ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बी का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में होगा, जबकि ए का एक्सेलरेशन राइट साइड में होगा, क्योंकि बी that is a small a, acceleration of block A is equal to F by m is equal to 10 by 5, that is 10 कैंसिल हो गया 5 से, आफ्टर कैंसिलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A is lower block A is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस विल ऑल्सो द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। ग्राउंड से देखने पर ब्लॉक बी ब्लॉक ए के साथ साथ मूव करेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक ए, अपर ब्लॉक ए, टू सेपरेट आउट फ्रॉम द लोअर ब्लॉक ए। अब हमें अपर ब्लॉक बी के द्वारा लोअर ब्लॉक ए के सरफेस से अलग होने, सेपरेट होने का समय मालूम करना है। तो इसके लिए लेट दैट रिक्वायर्ड टाइम विल बी टी सेकेंड, दैट रिक्वायर्ड टाइम विल बी टी सेकेंड। सपोज किया जाए टी सेकेंड, स्मॉल टी सेकेंड के बाद ब्लॉक बी ब्लॉक ए के सरफेस पर अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर ब्लॉक बी ब्लॉक ए के सरफेस से अलग हो जाता है। तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन, समरूप सरल लिखिए त्वरित गति के समीकरण से S will equal to L, distance covered by the block over the surface of the lower block A will be equal to the length of the lower block A
ब्लॉक बी के द्वारा ब्लॉक ए के सरफेस पर कवर किया गया डिस्टेंस उतना ही होगा जितना लोअर ब्लॉक ए का लेंथ है, जो कि 20 cm है, दैट इज 0.2 मीटर. सो एस इक्वल टू एल, लेंथ ऑफ द लोअर ब्लॉक ए, डिस्टेंस कवर्ड बाई द अपर ब्लॉक बी over the surface of lower block A will equal to S equal to length of the lower block A is equal to UT plus half AT square. Where U is 0, initially block B is in rest over the block A. स्टार्ट में ब्लॉक बी ब्लॉक ए के सरफेस पर रेस्ट में है, तो ब्लॉक बी का इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग स्मॉल यू इक्वल टू 0 होगा. इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल स्मॉल यू लिया जाता है, तो यू इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई टी मालूम करना है, प्लस हाफ एक्सलेशन मालूम हो गया ब्लॉक ए का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर. सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर में भी 2 है, हाफ टर्म में मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर में भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया. और लेंथ ऑफ द एस एलएचएस में डिस्टेंस कवर्ड बाय द अपर ब्लॉक बी ओवर द सरफेस ऑफ लोअर ब्लॉक ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लोअर ब्लॉक ए विच इज 20 cm, दैट इज 0.2 मीटर. एलएचएस में एल की जगह 0.2, आरएचएस में क्या बचा, फर्स्ट टर्म तो आरएचएस का 0 हो गया, 0 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 इंटू टी इक्वल टू 0. एंड सेकेंड टर्म में क्या बचा, केवल टी स्क्वायर, तो 0.2 इक्वल टू टी स्क्वायर. देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम टी इक्वल टू रूट अंडर 0.2 टी स्क्वायर से जब स्क्वायर रूट टी स्क्वायर से जब स्क्वायर रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो दूसरे साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो 0.2 इक्वल टू टी स्क्वायर, देयरफॉर टी इक्वल टू रूट अंडर 0.2 सेकेंड, दैट इज square root of 0.2 is 0.45 second. Answer. So the required time, small t is the required time. Required time after which the upper block B will separate out of the lower block A. यह वह समय है जितने समय में ऊपर का बक्सा B, लोअर का जो बॉक्स है या लोअर का जो लोअर ब्लॉक है ए, जो नीचे का ब्लॉक है, पिंड है, उससे क्या होगा, अलग हो जाएगा. तो वह टाइम, रिक्वायर्ड टाइम स्मॉल टी इक्वल टू रूट अंडर 0.2 सेकेंड, दैट इज 0.45 सेकेंड. तो इस यह प्रॉब्लम 11 का सॉल्यूशन हुआ. चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन, बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 और क्लास 11 फिजिक्स, IIT JEE, नीट एंड अदर +2 लेवल एंट्रेंसेस. Now we have to solve problem 12, which is a man has fallen into a ditch of width a small d, and 2 of his friends are slowly pulling him out using a light rope and 2 fixed pulleys as shown in figure 5E4, so that the force assumed equal for both friends द्वारा लगाया गया फोर्स इक्वल है, जिसे हम कैपिटल F सपोज कर सकते हैं. एक फ्रेंड डीच जो गड्ढा है उसके लेफ्ट साइड में है, दूसरा फ्रेंड डीच के गड्ढे के राइट साइड में है, एंड दोनों फ्रेंड्स अपने एक साथी को जो कि गड्ढे में गिर गया है उसको स्ट्रिंग के हेल्प से, रस्सी के हेल्प से ऊपर की ओर खींच रहा है, और यह सपोज करते हुए, मानते हुए कि उसके दोनों फ्रेंड्स जो कि एक गड्ढे के डीच के लेफ्ट साइड में है एंड दूसरा गड्ढे के राइट साइड में है, रोप पर इक्वल फोर्स लगाकर उसे ऊपर की ओर, गड्ढे से ऊपर की ओर खींच रहा है. तो से both equal forces applied by his 2 friends, B capital F and capital F, and these 2 forces will be equal to tension produced in the string. यह दोनों फोर्स स्ट्रिंग में टेंशन T के इक्वल हो जाएगा. बोथ स्ट्रिंग्स में टेंशन T के ऊपर हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, टुवर्ड्स द फिक्स्ड पुलीज की ओर होगा.
तो F इक्वल टू टी हो जाएगा। बोथ फ्रेंड्स के द्वारा अप्लाई किया गया जो फोर्सेस है रस्सी के थ्रू, रस्सी पर, वह उस रस्सी स्ट्रिंग में टेंशन के इक्वल हो जाएगा। The force assumed equal for both the friends exerted by each friend on the rope increases as the man moves up। जैसे जैसे आदमी गड्ढे में गिरा हुआ आदमी ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे उसके दोनों फ्रेंड्स के द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाता है। इसलिए बढ़ता है कि थीटा भी चेंज करेगा। रोप का जो वर्टिकल से इंक्लिनेशन होगा या गड्ढे के दोनों वाल से जो एंगल फॉर्म होगा, वह भी जैसे जैसे गड्ढे में गिरा हुआ आदमी ऊपर जाएगा वैसे वैसे थीटा चेंज करेगा। इसलिए फोर्स भी उसके बोथ फ्रेंड्स के द्वारा रस्सी पर जो फोर्स अप्लाई किया गया है, जिसके द्वारा उस गड्ढे में गिरे हुए आदमी को ऊपर की ओर खींचा जाता है, तो जैसे जैसे आदमी ऊपर की ओर जाएगा, गड्ढे के अंदर आदमी ऊपर की ओर जाएगा रस्सी के हेल्प से, रोप्स के हेल्प से, वैसे वैसे थीटा चेंज करेगा। और थीटा चेंज करेगा तो बोथ फ्रेंड्स के द्वारा अप्लाइड फोर्स का वैल्यू भी चेंज करेगा। फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट ए डेप्थ एज। तो फोर्स का वैल्यू मालूम करना है, उसके बोथ फ्रेंड्स के द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स और इस फ्रेंड के द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स का वैल्यू, प्रत्येक फ्रेंड के द्वारा, उस गड्ढे में गिरे हुए आदमी के प्रत्येक फ्रेंड के द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स का वैल्यू मालूम करना है, जो स्ट्रिंग में टेंशन के इक्वल होगा जब वह आदमी गड्ढे के अंदर एच डेप्थ में है, एच गहराई में है। तो जैसा कि मैंने बताया कि रोप पर, मतलब एक आदमी गड्ढा में गिरा हुआ है एंड रोप के द्वारा, टू रोप के द्वारा उस आदमी को या उस आदमी को एक रोप से बांध करके एक उस रोप का एक एंड लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट फ्रेंड पकड़े हुए है एंड दूसरा एंड उस रोप का दूसरा एंड, अनदर एंड को सेकंड फ्रेंड, अनदर फ्रेंड राइट, जो कि गड्ढे के राइट डायरेक्शन में है, वह पकड़े हुए हैं। तो वह फोर्स, दोनों फोर्स लगाकर रोप को लेफ्ट साइड वाला फ्रेंड लेफ्ट डायरेक्शन में खींचेगा, जबकि राइट साइड वाला जो फ्रेंड है राइट डायरेक्शन में खींचेगा। तो फोर्स पर रोप पर अप्लाई, रोप के दोनों एंड्स पर अप्लाइड जो फोर्स है उसको इक्वल एज्यूम करना है। तो हमने कैपिटल एफ एज्यूम किया, इक्वल फोर्सेस इस फ्रेंड के द्वारा उस रोप के दोनों एंड्स पर, जो कि स्ट्रिंग में टेंशन के इक्वल होगा। तो अब जो है टेंशन को हम टेंशन का माने रोप का जो वर्टिकल से जो एंगल होगा इंक्लिनेशन, उसको हम थीटा सपोज कर सकते हैं। तो एक वर्टिकल लाइन खींचा गया मैन से होकर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस वर्टिकल लाइन से रोप का जो इंक्लिनेशन है, एंगल है, वह थीटा होगा। थीटा एंड थीटा मतलब लेफ्ट फ्रेंड के लेफ्ट, मतलब उस रोप के लेफ्ट पार्ट का भी वर्टिकल एंगल थीटा एंड उस रोप के जिसके द्वारा आदमी बंधा हुआ है, गड्ढे में गिरा हुआ आदमी, तो उस रोप के राइट एंड मतलब राइट पार्ट के द्वारा, राइट पार्ट का वर्टिकल से जो एंगल बनेगा वह भी थीटा होगा। तो दोनों फोर्सेस, दोनों फ्रेंड्स के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्सेस वो स्ट्रिंग में टेंशन के इक्वल होगा, F इक्वल टू टी। तो टी का दो कंपोनेंट हो जाएगा, कौन, टू कंपोनेंट्स हो सकता है टी को रिजॉल्व करने पर, टी कॉस थीटा फर्स्ट फ्रेंड का भी के लिए भी एंड सेकंड फ्रेंड के लिए भी, सेकंड फ्रेंड के लिए भी टी कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जबकि टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एक लेफ्ट साइड में दूसरा राइट साइड में। तो दोनों एक दूसरे को, टी साइन थीटा जो कंपोनेंट्स होंगे एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, बोथ विल बैलेंस ईच अदर। सो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वह कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, दैट इज 2t cos थीटा, टी कॉस थीटा प्लस 2t cos थीटा। टेंशन का मतलब स्ट्रिंग के बोथ पार्ट्स का, बोथ साइड्स का जो पार्ट्स है उसका टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा एंड टी कॉस थीटा, क्योंकि वर्टिकल से रोप का जो एंगल है वह कितना हमने सपोज किया, थीटा सपोज किया। तो यह एंगल भी पुली मतलब जो रोप है वह बीच के मतलब गड्ढे के लेफ्ट वाल से जो एंगल बनेगा वहाँ, वह एंगल भी कितना हो जाएगा, ज्योमेट्री से थीटा हो जाएगा एंड लेफ्ट साइड में भी, एंड बीच का जो राइट वाल है उसके द्वारा भी रोप से कितना एंगल बनेगा, वह एंगल भी थीटा होगा ज्योमेट्री से, क्योंकि
तो वर्टिकल से बोथ रोप मैंने रोप के बोथ पार्ट्स का एंगल कितना है, थीटा है। इसलिए ज्योमेट्री से रोप का बीच के बोथ वाल्स, लेफ्ट एंड राइट वाल से जो एंगल बनेगा वो भी ज्योमेट्री से थीटा बन जाएगा। एंड चूंकि गड्ढे में गिरे हुए आदमी को उसके दोनों फ्रेंड्स स्लोली ऊपर की ओर खींचते हैं। स्लोली का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक्सेलरेशन 0 होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो टोटल फोर्सेस सेट करेंगे वह कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, जो टेंशन का स्ट्रिंग के बोथ पार्ट्स के जो टेंशंस हैं टी एंड टी, उसका वर्टिकल कंपोनेंट्स अपवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस थीटा एंड टी कॉस थीटा। एंड आदमी का वेट अपवर्ड काम करेगा, दैट इज 2 cos थीटा। एंड आदमी का वेट किधर काम करेगा, गड्ढे के अंदर गिरा हुआ आदमी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। तो जो फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में है टी cos थीटा प्लस टी cos थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में वेट डाउनवर्ड माइनस mg, तो रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्योंकि आदमी को गड्ढे के अंदर उसके दोनों फ्रेंड स्लोली ऊपर खींच रहे हैं, तो स्लोली खींचने का मतलब है कि या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा, ऊपर खींचा जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मतलब तो बीच में गिरे हुए आदमी को उसके दोनों फ्रेंड्स धीरे धीरे स्लोली ऊपर की ओर खींचते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उस आदमी को ऊपर की ओर खींचा जाएगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ दैट मैन विल बी इक्वल टू 0। सो रिजल्टेंट फोर्स is also equal to 0 using Newton's second law of motion. Force is equal to mass into acceleration. तो राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स is equal to t cos थीटा प्लस t cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन के स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ है, बोथ पर्सन्स जो कि उस गड्ढे में गिरे हुए आदमी को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो उसके द्वारा फोर्स इक्वल फोर्सेस एफ एंड एफ अप्लाई करने के कारण वह फोर्स टेंशन के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है रोप में, जिस रोप के हेल्प से गड्ढे में गिरे हुए आदमी को, डिच में गिरे हुए आदमी को ऊपर की ओर खींचा जाता है। तो टेंशन का स्ट्रिंग के बोथ पार्ट्स में जो टेंशंस हैं टी एंड टी, उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स टी cos थीटा एंड टी cos थीटा, इसे मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट भी किया है। तो टी cos थीटा प्लस टी cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा एंड वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन क्योंकि उस आदमी को, उस पर्सन को, उस मैन को गड्ढे में डिच के अंदर ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की ओर खींचा जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन उस आदमी का 0 है। स्लोली ऊपर की ओर, स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन में उसे लिफ्ट करने के कारण, तो आरएचएस भी, रिजल्टेंट फोर्स भी आरएचएस में 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। Therefore, we have t cos theta plus t cos theta, 2 cos theta minus mg is equal to 0. Therefore, 2 cos theta is equal to mg. यह इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा। 2 cos theta is equal to mg. Therefore, tension in the string or force applied by a person on the man during the lifting is capital T equals to tension equal to force हो जाएगा। आदमी जितना फोर्स लगा रहा है स्ट्रिंग पर, जितने फोर्स से स्ट्रिंग पर जितना फोर्स अप्लाई किया है, लेफ्ट साइड वाला जो आदमी है वह एक फोर्स अप्लाई किया है स्ट्रिंग के लेफ्ट पार्ट पर, जबकि राइट साइड वाला आदमी भी उतना ही फोर्स, एक फोर्स ही अप्लाई किया है, जो कि प्रॉब्लम में गिवन है राइट डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्सेस एफ एंड एफ उस स्ट्रिंग के बोथ पार्ट्स में टेंशन टी के इक्वल हो जाएंगे, टी एंड टी के इक्वल हो जाएंगे, जिसके वर्टिकल कंपोनेंट्स टी cos थीटा एंड टी cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो टी cos थीटा प्लस टी cos थीटा, 2t cos थीटा एंड वेट डाउनवर्ड, लेकिन आदमी का मोशन अपवर्ड हो रहा है, तो रिजल्टेंट मोशन, उसका जो मोशन होगा, रिजल्टेंट मोशन भी अपवर्ड डायरेक्शन के लॉन्ग ही होगा। तो टी cos थीटा प्लस 2t cos थीटा माइनस mg इक्वल टू 0। Therefore, 2t cos theta is equal to mg. Therefore, t tension in the string equal to force applied by the person, capital F equals to mg upon 2 cos theta. Suppose it is equation number 1. And यह फोर्स जो आदमी के द्वारा, माने जो बाहर जो आदमी है, जितने फोर्स लगा करके गड्ढे में गिरे हुए आदमी को रोप के हेल्प से ऊपर खींच रहे हैं, तो यह फोर्स भी क्योंकि थीटा चेंज करेगा, थीटा का वैल्यू मतलब गड्ढे का वाल से, बीच का वाल से, ईच वाल से, बीच का ईच वाल से स्ट्रिंग का जो एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, वह चेंज करेगा जैसे जैसे आदमी गड्ढे के अंदर ऊपर जाएगा, अपवर्ड जाएगा।
तो थीटा चेंज करेगा तो कॉस थीटा भी चेंज करेगा। देयरफॉर फोर्स का जो एक्सप्रेशन मालूम हुआ T इक्वल टू mg/2 cos थीटा, तो F का वैल्यू भी चेंज करेगा। तो अब cos थीटा का वैल्यू इस फिगर से ही मालूम अगर कर लिया जाए तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो cos थीटा, यहाँ पर जो एंगल थीटा है, यहाँ पुली के पास मतलब जो लेफ्ट साइड का पुली है वह एक सपोर्ट पर फिक्स है। एंड सपोर्ट किस पर है? डीच के लेफ्ट वाल से, लेफ्ट वाल पर सपोर्ट है उससे है। तो लेफ्ट वाल से स्ट्रिंग का, डीच के लेफ्ट वाल से स्ट्रिंग का एंगल कितना है? थीटा है। एंड लेफ्ट के राइट वाल से भी स्ट्रिंग का एंगल कितना है? थीटा है। सो cos थीटा इक्वल टू cos थीटा, यह जो डिस्टेंस है डीच के गड्ढे के लेफ्ट साइड से उस आदमी का, गड्ढे में गिरे आदमी का जो कि सेंटर में है डीच के, वह d/2 डिस्टेंस हो जाएगा। एंड स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा, स्ट्रिंग का लेंथ के लॉन्ग, लेफ्ट पार्ट में जो स्ट्रिंग है उसके लॉन्ग जो डिस्टेंस हो जाएगा वह हाइपोटेनस हो जाएगा। वह कितना हो जाएगा? √h स्क्वायर, क्योंकि यह जो आदमी गड्ढे के अंदर गड्ढे के अंदर जब h डेप्थ में है तब उस पर फोर्स अप्लाई करना है। तो डेप्थ जो आदमी का h है एंड यह डिस्टेंस डीच के लेफ्ट वाल से आदमी का डिस्टेंस, आदमी सेंटर पर है तो वह डिस्टेंस d/2 है। तो रोप के लॉन्ग जो डिस्टेंस होगा, रोप का जो लेंथ होगा वह कितना हो जाएगा उस सिचुएशन में जब आदमी h डेप्थ में है? तो वह √h स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर। अनदर एक फिगर डायग्राम सपोज कर लिया जाए, स्केच कर लिया जाए। यह h है डीच का के अंदर जितने डेप्थ में आदमी है प्रेजेंट, एंड रोप का लेंथ कितना हो गया जिसके लॉन्ग टेंशन है, उसका लेंथ हो गया √h स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। यह हाइपोटेनस रोप जो है, इस पार्ट, रोप का इस पार्ट हाइपोटेनस का काम करेगा। एंड डीच के लेफ्ट वाल और राइट वाल से उस आदमी का जो डिस्टेंस है वह बेस का काम करेगा। यह एंगल कितना है? स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन है, स्ट्रिंग एंगल फॉर्म कर रहा है डीच के लेफ्ट वाल या राइट वाल से, वह कितना हमने सपोज किया था? थीटा। वर्टिकल से थीटा किया था तो ज्योमेट्री से वह एंगल थीटा हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन से रोप का एंगल थीटा सपोज किया था तो यह एंगल भी ज्योमेट्री से थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पर यह d/2, यहाँ पर आदमी है डीच के मिडल में, तो उसका डिस्टेंस ईच वाल से d/2 होगा। तो इस ट्रायंगल में h जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये जो वर्टिकल जो डेप्थ है वह परपेंडिकुलर हो जाएगा, सॉरी बेस हो जाएगा, डेप्थ जो है बेस हो जाएगा। एंड d/2 जो डिस्टेंस है उस आदमी, गड्ढे में गिरे हुए आदमी का डिस्टेंस इधर लेफ्ट वाल से हमने सपोज किया है, राइट वाल से भी उतना ही होगा d/2, तो यह परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड रोप का जो लेंथ है, रोप जो है, रोप का लेंथ वह क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू, इन दिस फिगर, जो अनदर फिगर हमने कंस्ट्रक्ट किया, cos थीटा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज बेस हो जाएगा कौन? डेप्थ h अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रोप विच इज h स्क्वायर, स्मॉल h स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इस cos थीटा का वैल्यू इक्वेशन, इसे cos थीटा h अपॉन √h स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब cos थीटा का वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए, फाइनल आंसर हो जाएगा। देयरफॉर T, टेंशन T which is in the string which is equal to force applied by each man is equal to capital F equals to h upon mg अपॉन, इक्वेशन 1 के न्यूमरेटर में mg है, अपॉन 2 इंटू √cos थीटा का वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया इक्वेशन 2 में। h अपॉन cos थीटा का वैल्यू कितना है? h अपॉन √h स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में cos थीटा का जो वैल्यू है तो h अपॉन स्मॉल h अपॉन √h स्क्वायर √h स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम पुट कर देंगे। cos थीटा न्यूमरेटर में h है, अपॉन √h स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? h अपॉन cos थीटा का वैल्यू पुट किया गया इक्वेशन 2 के हेल्प से, इक्वेशन 1 के डिनोमिनेटर में। तो 2 इन लास्ट वी हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम 13। द एलिवेटर shown in figure 5E5 also sketched on the board
is descending with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से कोई एलिवेटर से लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, जिसे फिगर 5E5 में रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अंदर, इस एलिवेटर के अंदर 2 बॉक्सेस और 2 ब्लॉक्स ए एंड बी रखे जाते हैं। लोअर ब्लॉक और लोअर बॉक्स बी है एंड अपर ब्लॉक और बॉक्स कैपिटल ए। द मास ऑफ द ब्लॉक ए, mass of the block A, that is upper block, is 0.5 kg. What force is exerted by the block A on the block B? upper block A का मास 0.5 kg है, तो अपर ब्लॉक A लोअर ब्लॉक B पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा उसे मालूम करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। mass of the upper block or upper box kept over the lower box B inside the elevator. एलिवेटर और लिफ्ट के अंदर 2 बॉक्सेस और 2 ब्लॉक्स ए एंड बी रखे जाते हैं। ब्लॉक बी लोअर ब्लॉक है, जबकि ब्लॉक ए अपर ब्लॉक है। तो अपर ब्लॉक ए का मास 0.5 kg है, तो अपर ब्लॉक ए के द्वारा लोअर ब्लॉक बी पर कितना फोर्स अप्लाई होगा उसे मालूम करना है। तो मास ऑफ द अपर ब्लॉक ए केप्ट ऑन द लोअर ब्लॉक बी इनसाइड द एलिवेटर इज, ब्लॉक ए का मास 0.5 kg है। एलिवेटर का जो एक्सेलरेशन है वह क्या है? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, नीचे की ओर है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। लिफ्ट एलिवेटर का जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर स्मॉल ए, से स्मॉल ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर ए के द्वारा ए का जो वेट है वह किस पर काम करेगा? या बी पर डाउनवर्ड काम करेगा। फ्री बॉडी डायग्राम से इसे देखा जाए, ए का ब्लॉक का मास दिया हुआ है ब्लॉक ए का मास कितना है? 0.5 kg है। तो ब्लॉक ए का मास वेट जो है ब्लॉक बी पर नीचे की ओर काम करेगा 0.5 mg। वेट होता है mg, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई जी, m इंटू जी वेट का फॉर्मूला होता है। तो मास है 0.5 kg ए का, तो वेट हो जाएगा 0.5 इंटू जी। एंड यह वेट जो है ब्लॉक बी के सरफेस पर, अपर सरफेस पर एक्ट करेगा। तो बी के द्वारा भी रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया जाएगा। ए के द्वारा जो फोर्स काम किया, वेट इसका डाउनवर्ड 0.5 इंटू जी, तो नॉर्मल रिएक्शन बी के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट किया जाएगा, ब्लॉक बी के द्वारा ए पर अप्लाई किया जाएगा। एंड क्योंकि ब्लॉक ए अपना वेट का इक्वल फोर्स 0.5 जी से ब्लॉक बी के सरफेस पर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, तो रिएक्शन फोर्स होगा किसके द्वारा? ब्लॉक बी के द्वारा ब्लॉक ए के सरफेस पर, वह कितना होगा? एन होगा। तो एन अगर हम मालूम कर लेंगे बी के द्वारा ए पर जो रिएक्शन है, तो ए के द्वारा बी पर भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से उतना ही फोर्स एक्शन के रूप में अप्लाई किया जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा। तो नाउ फॉर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द एलिवेटर वी हैव द रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? बी के द्वारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ए पर, वो अपवर्ड काम करेगा, जबकि ए का वेट बी पर डाउनवर्ड काम करेगा। तो मोशन चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जा रहा है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा इसमें? वह हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, जो ए का फोर्स है, मतलब ए का जो वेट के बराबर फोर्स है वह डाउनवर्ड होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा फॉर राइट डाउन फॉर द डाउनवर्ड मोशन of the elevator using Newton's second law of motion। नॉर्मल रिएक्शन बी के सरफेस के द्वारा अपवर्ड अप्लाई किया जाएगा, जिसका हमने बी का फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाया है, जबकि बी के सरफेस पर नीचे की ओर कौन सा फोर्स काम करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए का वेट 0.5 इंटू जी। बट नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, मोशन भी हो रहा है डाउनवर्ड, तो यहाँ एन पॉजिटिव होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड वेट जो होता है वो निगेटिव होता है, ऐसे।
एजम्पशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन को, अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया जाए, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया जाए। लेकिन मोशन जो है यहाँ पर डाउनवर्ड हो रहा है, देयरफॉर क्या हो जाएगा फाइनली हमें 0.5 mg माइनस n इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई g माइनस नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ब्लॉक बी सरफेस विच एक्स इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, बी के द्वारा रिएक्शन अपवर्ड है एंड ए का वेट जो है डाउनवर्ड है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो रियल नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स, वह दोनों का डिफरेंस हो जाएगा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है ब्लॉक ए का, रिजल्टेंट फोर्स या ब्लॉक ए पर हो गया रिजल्टेंट फोर्स, तो ब्लॉक ए का मास कितना है 0.5 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन इज 2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं m इंटू ए, m की जगह 0. मास ऑफ ब्लॉक ए है 0.5 और 0.5 इंटू जी का वैल्यू यहाँ पर अगर 10 पुट कर दिया जाए तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस n इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 1 और 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 5 माइनस n इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ब्लॉक बी, लोअर ब्लॉक बी सरफेस ऑन द अपर ब्लॉक ए। लोअर ब्लॉक बी के एलिवेटर लिफ्ट के अंदर रखे गए लोअर ब्लॉक बी के द्वारा अपर ब्लॉक ए पर जो रिएक्शन फोर्स है, जिसको हमने फ्री बॉडी डायग्राम में भी दिखाया है, वह कितना है कैपिटल एन का। तो 0.5 इंटू 10 क्या हो जाएगा 0.5 इज 5 बाई 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 माइनस n इक्वल टू 1। देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ब्लॉक बी सरफेस ऑन ए n इक्वल टू 5 माइनस 1 दैट इज 4 न्यूटन। यह नॉर्मल रिएक्शन बी के द्वारा, ब्लॉक बी के द्वारा, लोअर ब्लॉक बी के द्वारा अपर ब्लॉक पर, लेकिन हमें मालूम करना है ए के द्वारा बी पर कितना फोर्स अप्लाई किया जाए। फोर्स अप्लाई बाई ब्लॉक ए बाई ऑन ब्लॉक बी, वो अभी कितना होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। नॉर्मल रिएक्शन तो रिएक्शन के तौर पर काम किया, रिएक्शन के रूप में काम किया लोअर ब्लॉक बी का ए के ऊपर, जो कि आंसर कितना आया 4 न्यूटन आया। तो फोर्स अप्लाई बाई ब्लॉक ए भी इतने ही के इक्वल होगा, 4 न्यूटन के इक्वल होगा, लेकिन वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। So this will be the answer. Therefore, n is equal to force applied by A on block B, that is FBA. Force applied on block B, lower block B by A, कौन लिख सकते हैं FBA, वो अभी कितना होगा 4 मीटर नहीं होगा आंसर। लेकिन ब्लॉक ए के द्वारा बी पर जो अप्लाई किया गया फोर्स है उसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, क्योंकि बी के द्वारा, लोअर ब्लॉक बी के द्वारा जो अपर ब्लॉक ए पर रिएक्शन है वो तो हमने 4 न्यूटन मालूम कर दिया, ए का वैल्यू। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक्शन एंड रिएक्शन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसलिए बी जितना रिएक्शन ए पर लगाएगा, एक्शन के रूप में ए भी